तो आज की क्लास में हम पावर बीआई स्टार्ट कर रहे हैं डे 1 से। कल हमने क्लास की इंट्रो दिया था, स्ट्रक्चर बताया था। आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं और थोड़ा सा स्लो होगा आज आवाज, क्योंकि आज हो रखा है मुझे कोल्ड। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा और प्लीज माइक को म्यूट रखिए ताकि आप लोग जो है शांति बना रहा क्लास में। चलिए, तो आज की क्लास में शुरू करते हैं पावर बीआई। पावर बीआई के सॉफ्टवेयर आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो इजीली है, जाके आप गूगल से सर्च करके डाउनलोड कर लें। ठीक है। कुछ लोगों का ऑफिस का एक पीसी होगा तो मे बी वहाँ रिस्ट्रिक्टेड होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको वेब अगर आपका नहीं मिलता है तो वेब एक्सेल है, उस वेब का जो कंसोल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी लिमिटेड फीचर है। बट हाँ, प्रैक्टिस हो सकती है वहाँ से भी। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक किया। ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करते ही ये हमारा इंटरफेस आ गया। सबसे पहले मैं फाइल को करूँगा सेव, ताकि पीसी के अचानक बंद होने में, क्योंकि हैंग ज़्यादा होता है तो इसलिए हम इसको सेव कर रहे हैं। अब वन ड्राइव वगैरह में सेव ना करके हम सीधे सेव कर रहे हैं अपने लोकल ड्राइव में, ई ड्राइव में। और यहाँ पे देखिए पावर बीआई का आइकन कुछ इस तरह से होता है। इसका होता है पीबीआई एक्स करके, इसका जो है एक्सटेंशन होता है PBIX, पावर BI IX। अब यहाँ पे हम फाइल का नाम देते हैं, जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे मैं देता हूँ 6 AM day 1, ताकि मुझे ढूंढने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पे इसको हम सेव कर देते हैं। फाइल हमारा सेव हो गया लोकल पीसी। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें एक बार कल जो हमने सीखा था उसको एक बार रिवीजन कर लेता हूँ। ये जो होता है इसको बोलते हैं कैनवस। ये आपका फिल्टर है, ये आपकी विजुअलाइजेशन है, ये आपका डेटा 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 टाइप है। यहाँ 3 व्यू होते हैं: रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, मॉडल व्यू एंड डेक्स क्यूरी व्यू। हम दो डिजाइन कर सकते हैं, डेस्कटॉप एंड मोबाइल व्यू। और इस तरह के कई सारे पेजेस को यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी करने से पहले हमें डेटा कनेक्टिविटी करना चाहिए। तो ये देखिए डेटा का जो टैब दिख रहा है, ये रहा हमारा डेटा का टैब है। तो इसमें कुछ मोस्ट यूजेस तो दिया हुआ, इसके अलावा अगर आप गेट डेटा में जाते हैं तो यहाँ पे भी मिलेगा। इसके अलावा मोर पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं इतने तरह का डेटा बेसिस को आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको ये तो ऑल दे दिया है, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से आपको परेशानी ना हो तो कैटेगरी के हिसाब से इसके अलग अलग कर रखा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए फाइल, फाइल से इंपोर्ट होने वाले डाटा, ये आपका आ गया डेटाबेस, डेटाबेस से कनेक्ट होने वाले। फैब्रिक डायरेक्ट जो माई पावर बीआई का जो अकाउंट है, जो फैब्रिक है, वहां से जो डेटा ले सकते हैं। पावर प्लेटफॉर्म से डेटा ले सकते हैं, अजूरे से ले सकते हैं, या ऑनलाइन सर्विसेज से ले सकते हैं, या अनकैटेगराइज्ड डेटा से भी यहाँ ले सकते हैं। अब मैं आपको ये तो नहीं कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे जितने भी डेटा बेसेज है सबको डेटा कनेक्ट करके दिखाऊंगा। ये कोई नहीं दिखा सकता, क्योंकि हर लोगों की पीसी में सारे सॉफ्टवेयर का होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो चलिए एक एक करते हैं। सबसे पहले फाइल, फाइल के अंदर ये जो हमारा देता है एक्सेल 1, इसको लेके चलते हैं। उससे पहले क्या हम डेटा यहाँ इंपोर्ट ही कर सकते हैं, या डेटा को हम टाइप भी कर सकते हैं, या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं? जी हाँ, आप डेटा को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ एंटर डेटा जो दिख रहा है इसके माध्यम से। जब एंटर डेटा पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का विंडो होगा। अब यहाँ पे मैं डेटा बना सकता हूँ। मैनुअली यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, कॉलम का नाम दीजिए और डेटा बना लीजिए। लेकिन मैं डेटा से एक छोटा सा डेटा बना भी लेता हूँ और कॉपी पेस्ट करना भी सिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करने के बाद जैसे मैंने दिया सीरियल नंबर, और टैब प्रेस किया तो अगला आ गया नेम, और यहाँ पे सिटी एंड क्वालिटी। अब बोलेंगे सर इसका यूज क्यों होता है?
देखिए आपके जो रिपोर्ट बनाते हैं तो कुछ ऐसे डेटा होगा जो कि आपके इसमें किसी फाइल में ना होगा, आपके दिमाग में होगा, या फाइल में होगा तो आप फाइल में रखना नहीं चाह रहे होंगे, क्योंकि अगर फाइल में वो रखते हैं तो डेटा उस फाइल से लिंक हो जाएगा। अगर वो फाइल को आपको संभाल के रखना पड़ेगा, जैसे कि कुछ रेट्स होते हैं, कुछ इंसेंटिव स्लैब्स होते हैं जो कैलकुलेट करने होते हैं, तो ऐसे डेटा को यहाँ हम दे देते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एंटर dt, और जैसे लोड करूंगा ये आपका डेटा टेबल में एंटर dt नाम से आ जाएगा। यहाँ डेटा देखना है तो डेटा बार में देखिए, ये आपको एंटर डेटा दिख जाएगा। लेकिन मैं डेटा एंटर करने में प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा डेटा थोड़ा सा बड़ा है। क्या हम उस बड़े डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप उस बड़े डेटा में से कुछ पर्टिकुलर डेटा को ही कर सकते हैं। जैसे ये डेटा हमारा है, तो आप यहाँ से मैंने उठाया, मैं पूरा डेटा उठा लिया, तो ये पूरा डेटा जा सकता है। देखिए जितने भी सेल्स है, मैं रो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सेल्स। सेल्स का काउंट 3000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3000 तक का डेटा को आप इजीली इसको कॉपी करके और आप जो है एंटर डेटा के अंदर डायरेक्ट यहाँ वन और कॉलम वन के बीच में जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल पे क्लिक करके कंट्रोल वी कर तो आपका ले लेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा डेटा आपका टोटल सेल जो है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, रो की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स जो है वो 3000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 3000 से ऊपर है तो प्रॉब्लम। ठीक है, आप यहाँ पे डेटा कॉपी पेस्ट कीजिए, टेबल का नाम दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कॉपी, और यहाँ पे लोड कर। तो डेटा देखेंगे कहाँ जाएंगे, डेटा मेनू बार में, इस पे क्लिक करेंगे तो डेटा दिख जाएगा। लेकिन एक फाइल से डेटा क्या कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कल भी किया था। आप यहीं पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि एक्सेल फाइल से कनेक्ट कर रहा हूं मैं, और मैं चला गया डाउनलोड के से। अच्छा, ये फाइल मैं आप लोगों को भी भेज दे रहा हूँ, आप लोग भी इसकी आप इसको ले लीजिए। जो भी फाइल हम यूज करूंगा वो आपको भेज दिया करूँ, इससे आप लोग जो है प्रैक्टिस कर पाइए। तो डेटा सेट की प्रॉब्लम नहीं है, डेटा सेट आपको मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमने क्लिक किया तो यहाँ ऊपर देखिए डिस्प्ले ऑप्शंस में मेरे तीन, इस फाइल के अंदर टोटल 3 सीट है, तो तीनों सीट यहाँ पे दिख गया। तो लेकिन नीचे क्या दिखा? देखिए इस ये जो एक्सेल, ये जो आपका पावर बीआई है, ये आपका दो चीज कैप्चर करता है, एक तो सीट का डेटा और दूसरा टेबल्स का डेटा। तो देखिए टेबल्स दिख रहा है, तो टेबल्स को भी ये कंसीडर करता है। लेकिन मुझे तो चाहिए डेटा शीट का, तो मैं यहाँ डेटा शीट पे क्लिक किया और हमने एक बार डेटा को वेरीफाई किया, और मैं यहाँ टेबल पे क्लिक करके जैसे ही लोड पे क्लिक किया, डेटा कुछ ही समय में मेरे डेटा टेबल में यहाँ आ गया। अब थोड़ा सा डेटा को भी समझिए, डेटा लाना सीख गए एक्सेल से टाइप करके। अब इसमें थोड़ा सा हम बात करते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। देखिए डेटा जब आते हैं तो डेटा की फॉर्मेटिंग, जी हाँ, डेटा की जो फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेटिंग पे आपको ध्यान देना। तो यहाँ जो है आपका जो भी डेटा फॉर्मेटिंग है, अब फॉर्मेटिंग पे क्यों ध्यान देना चाहिए?
देखिए जो डेटा आपको यहाँ दिख रहा है वही डेटा आपको वहां मिलेगा। जैसे कि यहाँ आपका मार्जिन हमारा परसेंटेज है, बट परसेंटेज में नहीं है। अगर हम रिपोर्ट में अगर वो मार्जिन का एवरेज निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर मैं एवरेज किया तो देखिए यहाँ परसेंटेज में नहीं है। और आपको डैशबोर्ड के ऊपर, कैनवस के ऊपर किसी भी तरीके का कोई ऐसा सिस्टम अवेलेबल नहीं है कि आप अपने डेटा को फॉर्मेट कर सके। कहने का मतलब है जैसा डेटा आपको दिखेगा यहाँ पे वैसा ही डेटा आपको वहां भी दिखेगा। हाँ कलर वलर कर सकते हैं, मैं नंबर फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल फॉर्मेट चेंज नहीं कर। तो यहाँ पे आते हैं तो कैसे चेंज करेंगे, चलिए शुरुआत से करते हैं। जैसे ये सिलेक्ट किया तो जब भी कॉलम पे सिलेक्ट करेंगे तो कॉलम यहाँ पे एक नया कॉलम टूल्स दिखेगा, यहाँ पे फील्ड का नेम, जो नेम दिख रहा है नेम यहाँ रहा। अब इस पे डबल क्लिक करके भी इस नाम को चेंज किया जा सकता है या यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो डेट का कॉलम हेडिंग नाम यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा इसको चेंज करने से आपका ओरिजिनल डेटा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वन में है ठीक है ना, तो यहाँ आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ चेंज हो गया। अब यहाँ पे इसका फॉर्मेट होता है, ये देखिए इतने सारे डेट के फॉर्मेट, जो फॉर्मेट आपको सुविधाजनक लग रहा है उस पर क्लिक कीजिए, आपका डेट फॉर्मेट चेंज। अब यहाँ पे जो आता है समराइजेशन, ये होता है डोंट समराइज, मतलब इसकी टोटलिंग नहीं करनी है। अगर इसको उठा के हम किसी फील्ड में रखें तो जैसा है वैसा दिखना चाहिए, इस सम काउंट मिनिमम मैक्सिमम ना करें। बाकी टेक्स्ट कैटेगरी का है, आप देख सकते हैं सारा। अब इसमें से क्वांटिटी लिया तो ये होल नंबर है, होल नंबर में डेसिमल होता नहीं है। उसके बाद यहाँ इसकी समराइजेशन क्या है, समराइजेशन इसका सम है, समराइजेशन क्या है इसका सम है। एमआरपी है तो मैं एमआरपी का समराइजेशन चाहता हूँ एवरेज। अब ऐसा क्यों, जैसे देखिए मैंने मान लीजिए कि एक कार्ड लेता हूँ, इसमें मुझे टोटल वैल्यू देखना है, तो मैंने क्वांटिटी को उठाया और इसको पुट कर दिया। जो 1 2 3 जो है इसको कार्ड बोलते हैं। अगर किसी फील्ड का टोटल आपको देखना हो तो इसी कार्ड का यूज करते हैं, तो एक बड़ा सा फील्ड दिखाता है। ऐसे मैंने यहाँ पे उठाया और उठा के जैसे एमआरपी को रखा, एमआरपी सम हो गया। लेकिन मेरा डेटा के अंदर एमआरपी का सम नहीं होना चाहिए, एमआरपी का क्या होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। तो हालांकि मैं यहाँ पे जाके इसको एवरेज कर सकता हूँ, बट बार बार इसको मान लीजिए कई जगहों पे, हर बहुत सारी जगहों पे मुझे रखना है, तो बार बार इसको करना थोड़ा सा टिपिकल होगा। तो हम चले आए टेबल पे, यहाँ जो समराइज के अंदर दिख रहा है सम, इसको चेंज करके मैंने कर दिया एवरेज। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि कल के रेट में अगर हम कहीं भी रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारी एमआरपी जो है एवरेज रहेगी, जिस पर एवरेज करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा, इस फील्ड का डिफॉल्ट हमें क्या चाहिए। उसी तरह से जीएसटी, यहाँ पे देखिए जीएसटी है लेकिन डेसिमल्स में है, मुझे डेसिमल्स में जीएसटी तो चाहिए डेसिमल में, लेकिन मुझे रेवेन्यू जो है वो डेसिमल में नहीं चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या है, डेसिमल नंबर, या तो इसको ऑटो कर दीजिए, होल नंबर कर दीजिए, या फिर जो यहाँ डेसिमल प्लेसेस दिख रहा है इसको कर दीजिए जीरो। जीरो करते ही क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। देन मार्जिन आपका परसेंटेज है तो क्लिक ऑन द परसेंटेज। प्रॉफिट में हम डेसिमल्स नहीं चाहते हैं तो पुट द जीरो, सिंपल सा। तो जैसा मैं करूँगा ऐसा अगर यहाँ पे। दूसरा हम यहाँ पे देखिए, अब कुछ डेटा जो है इसमें करेंसी फॉर्मेट लगा, तो क्योंकि डेटा में करेंसी फॉर्मेट था तो यहाँ भी कॉपी पेस्ट करने पे आ गया, बट कुछ डेटा में आपका नहीं होगा या फिर नहीं आएगा। तो करेंसी फॉर्मेट लगाने के लिए यहाँ जो डॉलर का साइन दिख रहा है, अब बोलेंगे सर डॉलर नहीं चाहिए, हम तो इंडिया में रहते हैं, हमें तो रुपीज चाहिए, हम देशभक्त है।
तो कोई बात नहीं, इस वक्त जी आपको लास्ट साइड में जो है एक एरो का निशान दिया है, छोटा सा दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही सारे कंट्री का आपको यहाँ पे देखो बोडो इंडिया करके आ रहा है ना, ऐसा और भी बहुत सारे, एक ही फॉन्ट नहीं कई सारे इंडिया का फॉन्ट मिलेगा, असमी बंगाली दिखेगा, ऐसे असमी दिखेगा। तो जो आपको चाहिए उसको सेलेक्ट कीजिए और जैसे कीजिएगा वो देखिए यहाँ पे आपके सामने आ गया। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मेरी एक आदत है किसी भी टॉपिक को 2 बार बताना। तो मैं इस पे किया, क्लिक किया और यहाँ से मैं बंगला सेलेक्ट कर लिया, देखिए आगे। इस तरह से आप रुपीज का सिंबल लगा सकते। अब वैसे इतने सारे अलग अलग है, उसमें क्या फर्क है? देखिए कोई फर्क नहीं है, सब में यहाँ रुपीज का सिंबल लगा हुआ है, लेकिन बस वही देखिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेटा को फॉर्मेट कर दिया, समरी कर दिया। अब एक चीज होता है डेटा की कैटेगरी, जैसे कि डेटा किस कैटेगरी की है, तो ये कैटेगरी डेटा कैटेगरी यहाँ से कि ये एड्रेस है, पैलेस है, सिटी है, कंट्री है, स्टेट है, पोस्टल कोड है, रीजन है, कॉन्टिनेंट है, लैंगिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, वेब यूआरएल है, इमेज यूआरएल या बारकोड है। इस क्लिक कर दीजिएगा जिससे आपका डेटा टाइप कन्वर्ट हो। जैसे मैंने सिटी पे क्लिक किया तो इसने कन्वर्ट कर दिया, अब यहाँ देखिए ग्लोब लग गया है। अच्छा एक चीज और सेलेक्ट कीजिएगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि डेटा को अरेंज करने की कोशिश करते हैं कि भाई एक कॉलम पहले यहाँ होना चाहिए, उसके बाद में एक कॉलम होना चाहिए, उसके बाद में एक कॉलम होगा। तो डेटा आप यहाँ पे अरेंज करेंगे तो ठीक, मैं पावर क्वेरी में जाके अरेंज करते हैं, लेकिन अरेंज करने का कोई फायदा नहीं। जब डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे पूरा डेटा अल्फाबेट ही दिखेगा, ठीक है। तो आप टेबल में भले ही अरेंज करके यहाँ देख ले अपने हिसाब से, अपने सीक्वेंस से सारे कॉलम्स, लेकिन यहाँ पे जो है सारा अल्फाबेट ही दिखेगा। अब मोस्टली काम हम इसका ही करते हैं। तो डेटा अरेंज करने पे अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। दूसरा, हर डेटा के आगे जो सिंबल लगा है वो सिंबल कुछ कहता है। जैसे अमाउंट का आगे ये लगा हुआ है, इसको बोलता है सम ऑफ। क्या बोलते हैं इसको? सम ऑफ। सिग्मा साइन है, इसका मतलब है कि ये जो अमाउंट है इधर नंबर कैटेगरी, इसका जो फॉर्मेट है कैटेगरी है क्या है, सॉरी नंबर, जो फॉर्मेट है वो नंबर फॉर्मेट है। और जिसके सामने कुछ नहीं है इसका मतलब वो टेक्स्ट है, जिसके सामने ग्लोब है इसका मतलब वो सिटी है, जोग्राफिकल डेटा है। जिसके सामने डेट है, कैलेंडर बना हुआ है, इट मींस डेट डेटा है। और इसमें कैलकुलेटर आएगा तो कैलकुलेशन किया हुआ है। तो इस तरह का यहाँ पे सिंबल से भी पता चलता है कि आपका फील्ड क्या है, ठीक है। तो डेटा इंपोर्ट करके डेटा को अपने हिसाब से फॉर्मेट करना सीख गए। कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को तो बताइए। सर ये जो डाटा में फॉर्मेटिंग करी है उन्होंने, ये जब डाटा रिफ्रेश होगा तो सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो अच्छा, पिवट वाला ठीक, सिस्टम नहीं, गॉट इट सर। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इसमें अब यहाँ पे डेटा हमने एक्सेल से लाया है, लेकिन हर बार डेटा एक्सेल का नहीं होगा। अब मेरे पास जो डेटा आ गया है वो डेटा वर्ड में भी है, मैं इस पे माफ कीजिएगा CSV फॉर्मेट फाइल में आता हूँ, ये टेक्स्ट है CSV। तो जो .txt फाइल है या .csv फाइल है, दोनों यहाँ पे एक जैसे रीड किए जाते हैं। तो मैंने कनेक्ट,
इसको ओपन करते हैं एक बार। देखिए ये डेटा, ठीक है। देखिए डेटा जो होता है दो तरह का होता है, सीएसवी हो या फिर नोटपैड। एक डेटा होता है टैब सेपरेट, मतलब नेम, यहाँ पे टैब नेम, सिटी, टैब अमाउंट। तो दो नेम के बीच के अंदर जो गैप है वो क्या है, टैब का है। इसको बोलते हैं टैब सेपरेटेड। क्या बोलते हैं, टैब सेपरेटेड। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर कॉमा आ गया तो उसको बोलते हैं कॉमा सेपरेट। तो नोट पैड की फाइल दो टाइप से होती है। तो जब मैं यहाँ पे नोट पैड की डेटा वाली फाइल को लेता हूँ और ओपन करता हूँ, तो ओपन करते ही डेटा ऑटोमेटिकली सीक्वेंसली अरेंज हो जाता है। लेकिन कई बार ये अलग अलग कॉलम में अगर हुआ तो फिर आपको जो है यहाँ से डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे आप एक्सेल के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम करते हैं, उसी टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करते हुए आप यहाँ पे से कॉमा हो गया, इक्वल साइन हो गया, सेमीकोलन, आपका कॉलम सेपरेटर कौन सा है वो डिसाइड कर लें। और उसके बाद कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट क्लिक ऑन लोड, आपका डेटा लोड हो जाएगा। और मैंने एक चीज कल भी कही थी और आज भी कह रहा हूं कि बिटवीन टू डेटा अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से आया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पावर बीआई सेम ट्रीट करता है। ठीक है, पावर बीआई क्या करता है, सेम ट्रीट करता है। राहुल जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं। लेकिन डेटा अगर सीएसवी में हो तो कैसे लाएंगे, सेम तरीका है। हम पे आते हैं गेट डेटा और टेक्स्ट, और यहाँ पे करते हैं कनेक्ट। और यहाँ पे कनेक्ट पे जैसे क्लिक करूंगा, यहाँ हम सीएसवी फाइल, सीएसवी फाइल कुछ इस तरह से होता है, एक्सेल में ए लगा रहता है, कॉमा सेपरेट फाइल बोलते हैं इसको। ये बहुत सारे जो डेटा नॉन फॉर्मेटेड डेटा होता है, इसमें किसी तरह की फॉर्मेटिंग नहीं होता है, जिस कारण से बहुत सारे कंपनी जो अपना डेटा शेयरिंग इसी से करते हैं ताकि नॉन फॉर्मेटिंग डेटा जाए। और इंटरनेट वगैरह भी इसको काफी ज्यादा सपोर्ट करता है और इसकी साइज कम हो जाती है। कॉमा सेपरेटेड फाइल में क्या होता है कि, या नोट पैड में डेटा की साइज कम होती है। जैसे मान लीजिए करोड़ 2 करोड़ डेटा शेयर करना है तो एक्सेल पे तो नहीं होगा, तो नोट पैड पे चला जाता है, लेकिन साइज थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसको सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पे ओपन किया, तो यहाँ भी सेम आपका सेपरेटर कॉमा है, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। एक बार डेटा को चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो ट्रांसफॉर्म में जाइएगा, चेक कर लीजिए। ट्रांसफॉर्म में जाना भी आपको हम सिखाएंगे आए क्लास में। और जैसे मैं इसको लोड पे क्लिक किया, लोड पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं डेटा लोड हो गया सीएसवी से। तो हमने कल आपको बताया था कि एक्सेल से डेटा कैसे लाते हैं, आज हमने अभी बताया कि टेक्स्ट और सीएसवी से डेटा कैसे। अब तीसरा आता है एक्सएमएल। एक्सएमएल क्या होता है कि कई बार फाइल हमारा एक्सएमएल फॉर्मेट में होता है, तो वहां से डेटा हम कैसे लेते हैं, कई बार एक्सएमएल। तो सिंपल, यहाँ लाने का कोई झंझट नहीं है, आप यहाँ पे क्लिक किया एंड ओपन। टाइम क्यों लगा रहा है, टाइम कितना नहीं लगता था, जस्ट यही प्रॉब्लम है इसमें।
जी बिल्कुल, एक्सेल मैनुअल वर्कशीट भी देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ गया। तो देखिए, ये बुक है, बुक में आइएगा, स्प्रेडशीट नहीं रहता, टेबल, ये देखिए इतना छोटा टेबल आ गया। जैसे इसमें अंदर डेटा नहीं है इसका, मास्टर स्टाइल है तो डेटा इसमें नहीं है डेटा, क्योंकि बुक्स में आना चाहिए, बॉडी है तो बॉडी के अंदर नहीं, ये पूरा का पूरा फाइल है सर, इसमें ऐसा नहीं। चलिए एक्सएमएल डेटा हमने अभी आपको भेजा है, उसको यूज करते हैं। गेट डेटा, फाइल, एक्सएमएल एंड कनेक्ट, मेरा एक्सएमएल डेटा जो भी अभी मैंने आपको ग्रुप में भेजा है, इसमें आया डेटा, रो, रो के अंदर रो, देखा। तो डेटा आपको दिख जाएगा, सब कुछ सही लगे, देन लोड कीजिए, तो आपका एक्सएमएल से डेटा। अब एक्सएमएल का डेटा कहाँ मिलेगा? जो गवर्नमेंट साइट से इनकम टैक्स वगैरह हो गया, जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, उनके डेटा एक्सएमएल फॉर्मेट में ज्यादातर होते हैं। वेब बेस एप्लीकेशन जो होता है उसके अंदर डेटा एक्सएमएल फॉर्मेट में ही ज्यादातर सेव होता है, तो उनका डेटा ला सकते हैं। अब पहले तो एक्सएमएल ही था, बट अब एक नया आ गया, जेसन। ठीक है, एक नया क्या आ गया? जेसन। जेसन डेटा भी आपके सामने आ गया, तो जेसन डेटा को भी आप ला सकते हैं। और कनेक्ट सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वो फाइल भी आपको ग्रुप में, जेसन का भी फाइल मैंने आपको भेजा। तो यहाँ पे जेसन को सेलेक्ट किया एंड हमने यहाँ पे किया लेकिन जेसन फाइल जैसे ही आप खोलिएगा ये चला जाएगा पावर। कई बार तो आपका पूरा का पूरा फाइल दिख जाए, कई बार आपको जैसे इसमें कई बार एक ही फाइल में कई सारे, एक ही जेसन में कई सारे डेटा होते हैं, ये डेटा शीट्स होते हैं। तो लिस्ट ऑफ द सीट आएगा, उस पर डबल क्लिक कीजिएगा, डबल क्लिक करते ही आपको मिल जाएगा डेटा। तो ये जेसन डेटा हमेशा पावर क्वेरी में चला जाता है, तो वहां से आप इसको जब चेक कर ले सही ठीक ठाक है, देन कीजिए लोड एंड क्लोज, क्लोज एंड अप्लाई, ये आपका डेटा पावर क्वेरी से वापस यहाँ। अच्छा, कई बार डेटा हमें जो मिलता है ना, जरूरी नहीं है कि डेटा आपको डेटा फॉर्मेट में मिले, कई बार हमें डेटा मिलता है लिंक में। ठीक है सर, लिंक मान लीजिए डेटा के नाम पे आपको लिंक भेज दिया है, तो कैसे कैसे उसको लोड करेंगे? जैसे देखिए, जेसन डेटा को मैं बोला तो उन्होंने इस तरह का एक लिंक भेज दिया, तो अब इस लिंक को मैं कॉपी करूँ, कॉपी किया और यहां चला जाऊंगा डेटा के अंदर, और यहां करूंगा मोर, जेसन, कनेक्ट, यहाँ पे पास दे, ये थोड़ा टाइम लगाएगा और आपको बिल्कुल पावर क्वेरी में चला गया, आ गया डेटा सर। सो डेटा डेटा लिंक पे भी आपको मिल जाएगा, लोड एंड क्लोज कीजिए, आ जाए इस तरह का लिंक। तो आपको लिंक के लिए घबराना नहीं है, जस्ट इसको कॉपी कीजिए और जिसका लिंक है उस लोकेशन पे चले जाइए, और यहाँ पे उस लिंक को नीचे एड्रेस, फाइल नेम के एड्रेस में पेस्ट करके और कर दीजिए ओपन। थोड़ी देर में लिंक आ जाए,
आ गया, मैंने बताया था ना आपको कि कई बार डेटा अब इसको हम आगे हिसाब से वेरीफाई वगैरह करेंगे और आगे हम इसको यूज करेंगे, फिलहाल इसको डिस्कार्ड कर दें। और एक्सएमएल भी ऐसा नहीं कि सिर्फ जेसन का ही मिलेगा, कई बार आपको एक्सएमएल का डेटा भी मिलेगा लिंक के फॉर्म में। देखिए इस तरह से आपको लिंक दे दिया जाए, इसको भी आप उसी तरह से करेंगे। यहाँ पे आइए, फाइल और एक्स में पेस्ट कीजिए। अब यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे देखिए डेटा है ही नहीं सर, तो हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। देखिए ये दिख रहा है आपको, यहाँ इस तरह का बन के आएगा, ये देखिए, और ओके कर, अब डेटा आ गया। तो कई बार डेटा इस तरह से छुपा रहेगा सर, बस आप ऊपर हेडिंग में देख लीजिए कि दो एरो एक दूसरे के विपरीत तो नहीं है। अगर विपरीत है तो उसको आप एक बार क्लिक करके जो जो कॉलम चाहिए उस कॉलम को सिलेक्ट करके आप ओके कर दीजिए, ये आपका डेटा आ जाएगा। इसलिए चीज बताने की जरूरत थी। चलिए, तो हमने डेटा को सीखा लाने। अब क्वेश्चन आता है कि डेटा मेरा एक फोल्डर में, डेटा कहाँ है, एक फोल्डर में, तो वहां से कैसे लेके आए। तो डेटा अगर एक फोल्डर में है तो भी हम लेके आ सकते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि मुझे डेटा को कोलेट करके लाना। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। मैं एक फोल्डर ओपन करता हूं पहले। तो डी ड्राइव के अंदर मेरे पास एक फोल्डर है dt नाम का, इसमें टोटल 30 फाइल है। अब हुआ क्या कि मैंने एक अपने टीम से बोला कि भाई पिछले महीने का तुम मुझे डेटा दे दो। तो उसने क्या किया, पिछले महीने की 30 फाइल और डे वाइज के हिसाब से टोटल 30 फाइल निकाला, और 30 फाइल को एक फोल्डर में डाल के जिप करके मुझे भेज दिया, जैसे कि मैंने भी आपको ग्रुप पे भेजा है, मुझे भेज दिया। अब यही प्रॉब्लम आ गई, अब ये डेटा अलग अलग फाइलों में, मुझे तो इकट्ठा फाइलों में चाहिए ना। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका एक्सेल में और पावर बीआई में दोनों में एक फीचर है, गेट डेटा फ्रॉम फोल्डर। गेट डेटा मोर पे आइए और इस फोल्डर को सिलेक्ट, यहाँ पे करते हैं कनेक्ट। अच्छा, चीजें समझ में आ रही है ना, किसी को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना समझने में? या मेरी लैंग्वेज, मेरा वॉइस, मेरे वर्ड्स आपको सब कुछ समझ में आ रहा है ना? यस सर, परफेक्ट। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप खुल के बोलिएगा सर, शर्माइएगा नहीं, क्योंकि आप हमारी क्लास में, अपने ससुराल में नहीं है जो शर्म कीजिएगा। नहीं सर, ठीक है सर। ठीक है सर। चलिए, अब जैसे सर एक वो एक्सेल की बाइनरी जो शीट रहती है, एक बार उसका भी बताना सर, वो कैसे होगा? जैसे आप नॉर्मल करते हो उसी कीजिए, एक्सेल की तरह ही सर? जी बिल्कुल, एक्सेल बाइनरी हो, एक्सेल पे जाए क्लिक कीजिए, एक्सेल की तरह ही लोड होगा। बाइनरी हो गया, माइक्रो एनेबल वर्कबुक हो गया, सब उसी तरह से यूज होगा। अब यहाँ पे अगर कोई फोल्डर समझ में नहीं आ रहा है ना आपको, तो किसी भी फाइल पे चले जाइए, और जैसे मैंने लिंक पेश किया था ना, उसे उसका एड्रेस पेश कर दीजिए, पावर बैंक खुद ब खुद समझ लेगा अपना सिस्टम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ओके किया। ओके करने के बाद
जितने भी फोल्डर में फाइल लिस्ट है वो दे दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे आपने कर दिया लोड, तो जो फाइल दिख रहा है ना, जो लिस्ट, वही लोड हो जाएगा, इसके अंदर का डेटा लोड नहीं होगा। तो आपको यहाँ करना है कंबाइन, क्या करना है, कंबाइन एंड लोड, क्या करना है, कंबाइन एंड लोड। ट्रांसफॉर्म करेंगे तो पावर क्वेरी में चला जाएगा, तो पावर क्वेरी भी फिलहाल इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते पढ़ेंगे। कंबाइन एंड लोड पे जब क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे एक फाइल, जिस फाइल के अंदर सारे फील्ड अवेलेबल है और जिस फाइल के अकॉर्डिंग आप चाहते हैं सारी डेटा, उसको सिलेक्ट करें। अगर नहीं है फाइल तो एक फाइल सिर्फ हेडिंग का फाइल बना दीजिए। कई बार क्या होता है कि डेटा हमारा बहुत सारे कॉलम से आते हैं, लेकिन सारे कॉलम की नीड नहीं होती है, हमें कुछ कुछ कॉलम की नीड होती है। तो आप यहाँ पे एक लंबी फाइल बना दे, जो जो कॉलम का नीड है वो कॉपी पेस्ट कर दे। ध्यान रखिएगा, कॉलम की स्पेलिंग, कॉलम हेडिंग की स्पेलिंग सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने हेडिंग ले लिया और यहाँ पे जैसे हमने ओके किया, ओके करते ही आप देखेंगे कि डेटा हमारा कॉपी पेस्ट हो गया, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे। डीटी नाम से आया होगा, जो फोल्डर का नेम होता है वही नाम से आता है, वैसे फाइल नेम आ गया। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ हम बात नहीं कर रहे हैं फोल्डर की, किसी भी फाइल, किसी भी मोड का फाइल के अगर डेटा चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज, आपका एक्सेल पावर भी चेंज होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने एक कॉपी करके एक और फाइल हम यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसका नाम हमने 31 कर दिया, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 31 फाइल आ जाएगा। कैसे, जैसे पिवट में आता है, मैंने कल बताया था ना पिवट से मिलता जुलता है। तो मैं यहाँ पे जस्ट रिफ्रेश पे क्लिक किया और रिफ्रेश पे क्लिक करते ही पूरा का पूरा डेटा आप देखेंगे इसके अंदर आ जाएगा। और ये देखिए 31 यहाँ पे 31 आ गया ना सर। तो आप डेटा फोल्डर से लें, किसी पर्टिकुलर फाइल से लें, या फिर आप किसी सर्वर से लें, वेब लिंक से लें, वहां चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, बट एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं ऑटो अपडेट। क्या बोलते हैं, ऑटो अपडेट। कल इसके बारे में किया था आपको, ये हमारा ऑटो अपडेट यही कहलाता है, ठीक है। ऑटो अपडेट यही कहलाता है। अब एक्सेल की फाइल भी एक करता हूं मैं, एक बार एक्सेल भी देख लेता हूँ। डाउनलोड में था ना, ये था 7A, इसको ओपन करता हूँ, डेटा में जाता हूँ, नीचे 1000 वाला एक डेटा यहाँ पे डालता हूँ, 10,000 आज की डेट डालता हूँ और यहाँ पे मैं IPT, बस इस सब में IPT स्कूल डाल देता हूँ। प्रोडक्ट में पावर BI, बाकी डेटा सब मैंने इसको सेव किया, क्लोज किया। अब पावर BI में आते हैं और चले जाते हैं अपने डेटा में, यही कनेक्टेड है। अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें IPT का कोई जिक्र नहीं है ना। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब याद आ गया सर। तो ऑटो अपडेट, तो आपका सोर्स चाहे जो भी हो, एक्सेल हो, आपका नोटपैड हो, CSV हो, XML हो,
या फोल्डर में फोल्डर्स हो, वो सारे पे यहाँ पे वर्क करेगा आपका ऑटो रिफ्रेश। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पीडीएफ। अगर डेटा हमारा पीडीएफ में है तो क्या ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। बोलिए क्या बोले बोले सर फोल्डर से अगर फाइल अपलोड हमने किया है हाँ। और उसमें एवरी फाइल में 5 से 10 लाख का डेटा और मेरे पास 50 से 60 फाइलें हैं तो अपलोड होगा? बिल्कुल होगा सर, ट्राई कीजिए। ठीक है सर। ठीक है ना, बिल्कुल होगा, ट्राई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आपका पीडीएफ पे डेटा है तो आप वहां से भी लेके आ सकते हैं। देखता हूँ मेरे पास पीडीएफ फाइल है या नहीं। तो बुक 1 है, तो बुक होगा, डेटा तो नहीं है, तो डेटा इसमें तो है, करता हूँ। हाँ देखिए आ गया, ठीक है, डेटा आया। बट ये जो आप देख रहे हैं इसने कॉलम 1 कॉलम 2 लिया हुआ है, इसने नहीं लिया, हेडिंग को रीड नहीं किया। तो इस केस में क्या करेंगे, हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाएंगे और यहाँ पे हम चेंजिंग करेंगे कि भाई फर्स्ट रो एज ए हीडर, हीडर हो गया, देन लोड एंड क्लोज करेंगे तो वापस पावर में। तो डेटा पीडीएफ से भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पीडीएफ में टेबल फॉर्मेट में डेटा होना चाहिए और पीडीएफ स्कैन नहीं होना चाहिए, पीडीएफ कन्वर्ट होना चाहिए। तो लोग ना प्रिंट आउट निकाल के फोटो खींच के आप ला दिए तो उसको रीड नहीं करें। अब हमने फाइल से डेटा लाना सीख लिया, यहाँ पे ठीक है, फाइल से डेटा लाना हमने सीख लिया। फाइल के बाद हम आगे बढ़ते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस में आप एक्सेस नॉर्मली से डेटा एक्सेल फाइल से लेते हैं, ऐसे एक्सेस से ला सकते हैं, सिक्वल सर्वर से डेटा भी ला सकते हैं। चलिए सिक्वल सर्वर बताता हूँ। सिक्वल सर्वर में मैं खोलता हूँ एक बार। अब यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट किया, तो ये मेरे पास डेटाबेस के अंदर में ये आपका आईपीटी वाले डेटा टेबल के अंदर में ये डेटा है, टेबल से आप देख सकते हैं। तो अगर मैं न्यू क्वेरी करता हूं, या लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, एक्सिक्यूट करता हूं, देखिए डेटा। अब इस डेटा को मुझे अपने एक्सेल इस पे पावर बीआई पे लेके जाना है, तो क्या चाहिए? अगर पूरा का पूरा डेटा लेके जाना है तो आपको चाहिए सर्वर का पाथ एंड नेम। तो आईपीटी दिख रहा है, द पाथ है, और इस डेटा इसका सर्वर नेम है। अब इसको मैंने कॉपी कर देता हूँ और आता हूँ पावर बीआई। हमने एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस को कनेक्ट किया, देन कनेक्ट, और यहाँ पे हमने सर्वर का नेम पेस्ट कर दिया इस डेटा। अब यहाँ पे मैं जैसे अभी इस पे और कुछ नहीं करता हूँ, फिलहाल छोड़ देता हूँ। जैसे करूँगा मुझसे मेरा लॉगिन पूछेगा, बट मुझे तो नहीं पूछा लॉगिन, क्योंकि मैंने कई बार इसको लॉगिन किया हुआ है, तो लॉगिन नहीं पूछा। बार बार लॉगिन नहीं पूछता है एक ही पीसी में। अब यहाँ पे हमने आईपीटी वाले
अब जितने भी डेटा बेसिस है एसक्यूएल सर्वर में देख सकते हैं, जितना भी डेटा बेसिस है उसका लिस्ट यहाँ और किस डेटाबेस के अंदर कौन सा टेबल चाहिए उसको क्लिक कीजिए। आप टेबल में डेटा चाहे जितना भी बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने यहाँ पे किया लोड, और डेटा देखिए हमारा डेटा टू डेटा टू डेटा थ्री है, सॉरी डेटा थ्री है। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि हमें पूरा डेटा मिले। बात समझ आए सर? ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। जैसे मान लीजिए मेरा एक सेल्स डेटाबेस है, अब सेल्स डेटाबेस में तो हजारों माने कि हजारों एंट्रियां है। मेरा डेटाबेस 2009 से चला रहा है और 2009 से मैंने अरबों क्वांटिटी ऑर्डर पहले किए हैं, तो सबका डेटा तो ही लेंगे हम जो रिपोर्ट जिस पीरियड का बना रहे हैं उस पीरियड का डेटा लेंगे ना। इसका कहने का मतलब है कि मुझे यहाँ पे सिक्वल क्यूरी टाइप करना हो। बिल्कुल यहाँ आप सिक्वल क्यूरी टाइप कर सकते हैं। कैसे तो बताता हूँ। गेट डेटा एसक्यूएल सर्वर आप यहाँ से भी ले सकते हैं, और यहाँ पे मैंने अपना सर्वर नेम और यहाँ पे डाल दिया मैंने डेटाबेस आईपीटी, और नीचे जो दिख रहा है एडवांस ऑप्शन उस पे चले जाएंगे और क्यूरी लिखेंगे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा। आप यहाँ पे कंडीशन डाल देंगे कि वेयर मंथ प्रोडक्ट लेता हूँ, वेयर प्रोडक्ट इक्वल टू। अब इसके लिए आपको सिक्वल क्यूरी आनी चाहिए। अब सिक्वल क्यूरी आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अगले महीने हम सिक्वल क्यूरी का भी बैच शुरू करेंगे। देन ओके, अब यहाँ पे डेटा अगर सब ठीक ठाक है तो दैट इज गुड। देखिए सिर्फ एक्सेल का डेटा आया ना यहाँ पे, हेलो। तो यहाँ पे आप सिक्वल क्यूरी चाहे जो मर्जी वहां लिख सकते हैं। क्यूरी जब भी क्यूरी टाइप करेंगे ना तो डेटा का आपका जो टेबल नेम बन के आएगा क्यूरी आएगा। हालांकि टेबल नेम को राइट क्लिक करके आप रिनेम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिनेम भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके इसको आप रिमूव फ्रॉम मॉडल भी कर सकते हैं। या अब किसी ने पूछा कि मेरे पास लार्ज डेटाबेस है तो क्या करें। चलिए, तो मैं एक एक्सेल फाइल ओपन करता हूं जिसपे मैंने आपको भेजा भी लॉन्ग डेटा है। देखिए कितना एमबी का है, ओपन में टाइम लग रहा है। छोटा डेटा है लेकिन लॉन्ग है। यहाँ देखिए 10 लाख का डेटा है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक फोल्डर बना रहा हूं, एल डेटा के नाम से, और इसमें इसको मूव कर देता हूं और इसको मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है ना। इसका नंबरिंग कर देता हूं 1 1 3 4 5 एंड 6। इसका मतलब हुआ कि ये टोटल 60 लाख का है। 10 लाख समथिंग एच में है ना, तो 60 लाख हो गया। अब इस फोल्डर को कॉपी करते हैं और जाते हैं पावर BI। अब इसके लिए एक बार नया पावर BI एक नया लेता है, उसको हटा देता हूं। क्योंकि थोड़ा सा हैंग होगा ना सर, 60 लाख डेटा आ रहा है तो हैंग तो होगा सर। अब यहाँ पे गेट डेटा में हम चले गए और मोर फोल्डर, और यहाँ पे हमने फोल्डर डाल दिया।
आया कंबाइन एंड लोड टू। हमने डेटा 1 को पिक किया, इसके अकॉर्डिंग सारा चाहिए, और यहाँ पे कर दिया एस्केप बाइंग द एरर दैट ओके। थोड़ा सा वेट कीजिए। एक फाइल कर दिया। अरुण शर्मा जी बड़ी जल्दी ज्वाइन किया आपने। बस सर वो अलार्म मुझे मेरा अच्छा, अलार्म ने धोखा दे दिया ना। पहले एक मीम चला जाता था अलार्म वाला। उड़ गया। तो टाइम ले रहा है, दिख रहा है ना आपको सर? तो आप एमबी के हिसाब से आप लगा लीजिए कितना टाइम है। 45 एमबी के आसपास की एक फाइल है और इसने लोड कर दिया। ठीक है सर, इस टाइप का पावर क्वेरी और बड़ा डेटा हैंडल करने के लिए क्या स्पेस होना चाहिए सिस्टम में? ये कम से कम 16 जीबी का रैम होना चाहिए, लेटेस्ट प्रोसेसर होना चाहिए। और ड्राइव का स्पेस क्या होना चाहिए सर? ड्राइव के स्पेस में प्रॉब्लम नहीं, एसएसडी होगा तो फास्ट चलेगा और आपका एचडी होगा तो स्लो चलेगा। नहीं, एसएसडी है सर, लेकिन सी ड्राइव में स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए पूछ रहा था। मैंने बोला कि जो जो फाइल जहाँ रखा हुआ है उसका स्पेस उसको एसएसडी के अंदर रखा हुआ है तो फास्ट चलेगा, एचडी के अंदर रखा हुआ है तो स्लो चलेगा। एसएसडी है सर। हाँ, तो मैंने बोला आपने जो फाइल है ना, जो फाइल आपने रख रखा है किस ड्राइव में रख रखा है, वो ड्राइव क्या है? अब यहाँ पे वो ड्राइव को कंज्यूम करेगा ना। ठीक जी जी, अगर ड्राइव एसएसडी है तो फास्ट, क्योंकि डेटा रीड तो ड्राइव से करना है ना सर। अब कुछ लोग उसे अप्रॉक्स क्या स्पेस हमेशा रहना चाहिए ड्राइव में? सर वो स्पेस आपकी फाइल के स्पेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो फाइल कितना बड़ा है उसके हिसाब से, समझ गए? तो लॉन्ग डेटा को भी आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। और लॉन्ग डेटा के ऊपर यहाँ ऐसा नहीं कि टाइम लगेगा, यहाँ आपका क्लिक जो काम स्मूथली कर रहा है ना वही करेगा। देखिए लगाया टाइम, इसमें नहीं लगाया ना। अब मुझे पहले चार्ट लेना है, नेम वाइज ये टोटल सेल्स आ गया फटाक से। तो डेटा आने में टाइम लगेगा, बाकी कैलकुलेशन में वो एक्सेल की तरह वो घूमता नहीं रहेगा। हाँ, क्या ये दैट फंक्शन अगर लगाते हैं तो वहां थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ हमने एसक्यूएल के बारे में सीख लिया, एसक्यूएल क्वेरी के बारे में सीख लिया। उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जिससे ले सकते हैं, जैसे आईबीएम हो गया, ऑरिकल हो गया। सबको कनेक्ट करने के तरीका एक ही होता है। कनेक्ट कीजिएगा, ये अभी बता रहा है कि ऑरिकल नहीं है मेरे सिस्टम में, तो तरीका सेम होगा। बस यहाँ पे सर्वर नेम दीजिए, यहाँ पे अपना क्वेरी डालिए, लॉगिन के लिए पूछेगा लॉगिन कीजिए, बिल्कुल सेम। तो हर जगह पे सेम है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत और है कि जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट हार्ड को कनेक्ट कर लें। कुछ ऐसे डेटाबेसेस हैं जिसको कनेक्ट करने के लिए आपको कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी, जैसे सैफ आना को मुझे कनेक्ट करना है तो मुझे क्या चाहिए, कनेक्टर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टर मांग रहा है। अरे कनेक्टर कहाँ मिलेगा? जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं उसी सॉफ्टवेयर के वेबसाइट पे मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूं कि सैप आना पावर BI कनेक्टर, ये देखिए सैप की साइट पे जाइए और यहां से आपको मिल जाएगा लिंक। लिंक आ गया, क्लिक कीजिए और ये अपना
जो विंडोज है उसके अकॉर्डिंग आप इंस्टॉल कर लेते। ठीक है सर। या फिर आपकी जो ऑफिस की आईटी टीम है वो आप खुद प्रोवाइड कर दे, क्योंकि हर किसी के पास सारा सॉफ्टवेयर होना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे से आपको जरूरत पड़ेगी आप खुद सीख लेंगे। तो डेटा कनेक्ट करना कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, सिंपली कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ऐसे आपकी माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक से कर सकते हैं, सेक्यूरिटी मॉडल से, बाकी सारी चीज अगर आपके पास है तो ले सकते हैं। पावर या प्लेटफॉर्म से भी ले सकते हैं, अजूरे से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज से शेयर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज हो गया, सेल्स फोर्स हो गया, ये सब से डेटा ले सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स हो गया, इस सब से डेटा आप, लिंकिन हो गया, आप इजीली ला सकते हैं। और इसको कुछ नहीं करना, बस लॉगिंग करना है, आगे बढ़ना है। आपके पास ये सिस्टम है तो आप खुद ब खुद सीख जाएंगे, नहीं है प्रॉब्लम होगा तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। अब इसमें कुछ आता अनकैटेगराइज्ड डेटा, जैसे एग्जांपल के लिए वेब, किसी वेबसाइट से डेटा कैसे लाए। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे गूगल किया और मैं बोलता हूँ वर्ल्ड वाइल्ड कंपनी बाय यूजर, और मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद मुझे यहाँ पे विकिपीडिया का लिस्ट मिला और उस पे एक टेबल मुझे मिला जिसमें पूरा लिस्ट दिया हुआ। अब ये डेटा मुझे लेके जाना है मेरे पावर बीआई। कोई बात नहीं, आप यहाँ से इस लिंक को कॉपी करें, पावर बीआई पे जाए, यहाँ पे वेब पे जाके कनेक्ट करें और यहाँ पे इसको पेस्ट करें। देन कुछ सेकेंड का इंतजार करें। कितना इंतजार होगा वो साइट की बैंडविड्थ और आपकी सिस्टम की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए उसके अंदर जितने भी टेबल्स है ना, वो सारे टेबल्स का लिस्ट यहाँ दीजिए। आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा डेटा है। तो मैंने चेक किया, यही मेरा डेटा है। ठीक है, और नीचे भी बाकी सब है। तो जितने भी टेबल फॉर्मेट में साइट के ऊपर, ऐसा नहीं कि पूरी साइट का डेटा ला देगा, उसकी फॉर्मेटिंग ला देगा, उसका झंडा वंडा ला देगा, नहीं। जो टेबल फॉर्मेट में जो डेटा है ना, सिर्फ वो डेटा लाएगा, नॉन फॉर्मेटिंग डेटा लाएगा, बाकी कुछ नहीं लाएगा। यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया एंड लोड किया, और साथ में डेटा लिंक होगा। अगर वेबसाइट कल के डेट में डेटा अपडेट करती है तो आप यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं। लेकिन कुछ साइट्स है जहां से डेटा लाने में प्रॉब्लम होती है, जैसे एनएससी की साइट है, बीएसए की साइट है, तो उससे डेटा बैंडविड्थ उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, बहुत ज़्यादा उससे होता है। तो बार बार आपका जो है ना वो फेल दिखा देगा, एरर दिखा देगा। बट ट्राई कीजिएगा कहीं आपके सिस्टम में ले ले। टेबल तो किसी वेबसाइट से डेटा आप ला सकते हैं यहाँ पे अदर ऑप्शन में जाके। ऐसे आता वो डेटा फीड। कई बार क्या है कि डेटा जैसे एक्सएमएल का लिंक होता है, ऐसी वो डेटा फीड का भी लिंक होता है। अगर आप सैंपल सेलेक्ट करना चाहे तो लिखिए वो डेटा फीड सैंपल अब यहाँ पे एरा और डेटा फीड का रेफरेंस, हाँ एरा। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे लिंक है, वो ले सकते हैं। जैसे एरिया ये लिंक, ये लिंक मैं आप लोगों को भी भेज देता हूँ, आप लोग भी ट्राई करके देखिए। अब मैंने यहाँ ओ डेटा फीड पे गया, कनेक्ट पे क्लिक किया और अपने डेटा को लिंक को डाल के ओके किया। वो डेटा फीड क्या करेगा कि डेटा को दे देगा। ठीक है सर। अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म में करके जाऊं, तो देखिए मैंने क्या बोला था आपको कि जिसके आगे इस तरह का सिंबल हो वो आपका क्या होता है, टेबल होता है। जैसे ईमेल हो गया, इस पे क्लिक किया हमने, उन्होंने बोला यहाँ पे बोला एक्सपेंड, यहाँ पे एक्सपेंड वैल्यू क्लिक किया,
ये आ गया सर। तो इस तरह से भी आपको नेम सिटी भी चाहिए, तो हमने एक्सपेंड किया, नेम सिटी आ गया, होम एड्रेस में भी आ गया। तो आप देख लीजिएगा, अगर लिस्ट लिस्ट लिखा हो ना तो एक बार आप चले जाइएगा, इस तरह लिस्ट लिखा हो, इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ और हिडन डेटा है, ठीक है। तो उसको क्लिक करके आपको इस तरह से एक्सपेंड करना पड़ेगा। एंड जब हो जाएगा तो अप्लाई एंड क्लोज कीजिए, ये डेटा आ जाएगा सीट पे। तो वो डेटा फीड से भी डेटा आप ला सकते हो। वो डेटा फीड के अंदर क्यूरी वगैरह सब कुछ होता है, अगर आप यूज करते हैं इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। फिल्ट्रेशन, क्यूरी पूरा चलता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, सिंगल प्रॉपर्टी वैल्यू आ गया, यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है कि स्कॉट का चाहिए या इसका चाहिए, ठीक है आपको। यहाँ ऑर्डर बाय ग्रुप कर सकते हैं। इस तरह से पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है इसका, वो डेटा फीड का। अब वो डेटा फीड के बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अदर। तो अदर के अंदर में यहाँ पे आपका वही माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज से डेटा ला सकते हैं, स्पार्क, हडूप, ठीक है आपको, आर स्क्रिप्ट, पैथन की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ओडीबीसी यहाँ पे डाल सकते हैं, चाहे ओएलडीबी डाल सकते हैं, और बहुत सारे यहाँ पे अनकैटेगराइज मिलेगा। इसमें एक चीज और मिलेगा, गूगल शीट। तो क्या मैं गूगल शीट से डेटा ला सकता हूँ? बिल्कुल ला सकते हैं, और लाइव देखिए। तो हम पहले ड्राइव में जाके पहले अपने डेटा को चिन्हित करते हैं। तो मुझे ये रहा सेल्स पे, सेल्स दिख रहा है डेटा, मुझे इसी डेटा को लेके जाना है। ध्यान रखिए, पहले इसको आपको शेयर करना। शेयर में आपको एनीवन लिंक पे क्लिक करके ओके करना होगा, डन। देन पावर बीआई में आना होगा। अब ऐसा नहीं कि लिंक डालेंगे आप यूज कर लेंगे, आपको लॉगिन भी करना होगा, बिना लॉगिन का नहीं होगा। जैसे ओके करेंगे, ये आपसे पूछेगा लॉगिन, मुझसे नहीं पूछा लॉगिन, क्योंकि मैंने एक बार लॉगिन कर रखा है। आप लॉगिन कर रखे हैं तो आपसे नहीं पूछेगा। और यहाँ पे देखिए, हमने क्लिक किया, एक पूरा आ गया इस डेटा। बट एक डेटा में आप देख सकते हैं प्रॉब्लम है, इसके कॉलम का रीड नहीं किया, देख रहे हैं सर? कॉलम रीड किया नहीं किया। अब मैं इसको जाता हूं कहाँ पे, ट्रांसफॉर्म में, ताकि मैं पावर क्यूरी में जा पाऊंगा, जहां से इसकी हेडिंग सेट कर पाऊँ। सिंपल सा ऊपर दिखेगा यूज फर्स्ट रो एज ए हीडर, इस पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक कीजिएगा, आपका जो फर्स्ट रो है एज ए हीडर बन गया। इसको रिनेम करना है तो रिनेम कीजिए, और यहीं पे क्लोजर अप्लाई कर दीजिए। आपका गूगल शीट से डेटा आ गया। कल के डेट में गूगल शीट को चेंज होगा, यहाँ रिफ्रेश कीजिए, आपका यहाँ भी चेंज होगा। तो गूगल शीट से भी डेटा सिंपली तरीके से ला सकते हैं। डेटा कनेक्टिविटी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चीजों में जहां जरूरत थी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बाकी सब सिंपल तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब डेटा कनेक्टिविटी तो हो गई, अब डेटा कनेक्टिविटी के सेकेंड चरण में चलते हैं। जब मेरे पास अगर रिलेशनल डेटा होगा तब क्या करूं? तो मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास एक डेटा है जिसमें डेटा हमारा अलग अलग शीट पे रिलेटेड है। नॉर्मली हम लोग एक्सेल में उसको वी लुकअप लगा लेते हैं, तो क्या पावर बीआई में भी वी लुकअप लगाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ एक ऑप्शन होता है पावर क्यूरी का, तो रिलेशनशिप का। तो यहाँ पे हमने या पी डेटा नाम का डेटा है, मैं आपको भी इसको भेज दूंगा। तो सारे डेटा फाइल भेज रहा हूं, तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, सबको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ हीरालाल जी, क्या प्रॉब्लम हो गई? बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं। हीरालाल जी कुछ प्रॉब्लम है? तो
बार बार लॉगिन मत हुई है, मैं आप क्लास दूंगा कि बार बार आपको एडमिट करता रहूंगा प्लीज। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ कस्टमर है, यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ सेल्स है, तो तीन अलग अलग शीट में मेरा डेटा है। तो सेल्स का डेटा मेरा मेन डेटा है। सेल्स का डेटा क्या है, मेरा मेन डेटा है। इस सेल्स के डेटा में आप देख सकते हैं कि इसमें CID डाला हुआ है और PID डाला हुआ है, प्रोडक्ट ID एंड कस्टमर ID। अब प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट वाले शीट में है और कस्टमर की इंफॉर्मेशन हमारी कस्टमर वाली शीट में है। तो मुझे तीनों डेटा चाहिए, तो इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, देन हम इसको किया लोड। अब लोड करते ही आप देखेंगे कि इसने खुद ब खुद रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया। कैसे देखेंगे रिलेशनशिप, ये तीसरे नंबर टैब पे जाएंगे, मॉडल व्यू, वहां पे आपको मिलेगा इसका रिलेशनशिप। दिख रहा है सर? ये ऑटोमेटिक बना दिया। ऑटोमेटिक क्यों बना दिया, क्योंकि तीनों डेटा के अंदर सेम नाम के फील्ड थे, तो सिस्टम ने कैच किया और इसको रिलेशनशिप लगा दिया। देखिए इतना लकी आप नहीं रहेंगे कि आपके पास भी ऐसा होगा, तो उस केस में आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना होगा। उससे पहले आपको जाके डेटा में चेक करना होगा कि आपका जो सेल्स डेटा में यहाँ CID है और इसके रेफरेंस में प्रोडक्ट कॉलम में हमारा PID है। दूसरा, एक के अंदर जो नंबर आप रेफरेंस करने जा रहे हैं वो किसी एक में यूनिक होना चाहिए। मतलब दो टेबल के बीच में आप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसका रूल ये है कि किसी एक टेबल में जो ID है जिसके भी आप लुकअप कर रहे हैं वो यूनिक होना चाहिए। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब इसको उठाना है सीधे लेके मुझे इसके ऊपर ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे इसको सेव कीजिए एंड ओके। देखिए इनके बीच में हमारा लिंक जो है क्रिएट हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, अब इसका बेनिफिट ये होगा कि मैं यहाँ कोई भी डेटा लेता हूँ, मैं अपना टेबल लिया और मुझे प्रोडक्ट बाय सोल्ड क्वांटिटी चाहिए, तो मैंने प्रोडक्ट नेम उठा लिया प्रोडक्ट टेबल से और हमने सेल्स की क्वांटिटी उठा ली सेल्स टेबल से। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे आ गया कि कौन से प्रोडक्ट में कितनी क्वांटिटी सेल की, जो कि दो अलग अलग लोकेशन पे। मुझे यहाँ चाहिए कि किस सिटी में सेल हुआ, तो उसके लिए हम आते रिलेशनशिप में और हम जो है CID को कस्टमर के CID के ऊपर जस्ट क्या करना है, ड्रॉप कर देना होगा, छोड़ दीजिएगा, ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। अगर नहीं छोड़ पाए, गलत जगह पे छूट गया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से भी सिलेक्शन कर सकते हैं एंड सेव, इनके बीच में रिलेशनशिप हो गया। अब मैं अगर जाऊं यहाँ पे और इस कॉलम वाले सेक्शन में कस्टमर टेबल से हम सिटी उठा के रख दें, तो हमारा यहाँ पे देखेंगे कि सिटी वाइज भी डेटा। तो रिलेशनशिप करने का ये फायदा होता है कि आप डिफरेंट टेबल्स के अकॉर्डिंग आप जो है ले सकते हो। तो ये क्या कर रहा है, सेल्स ID के अंदर जो PID है उसके बिहाफ पे प्रोडक्ट वाले टेबल में जाके सारा क्वांटिटी ढूंढ रहा है और यहाँ पे दे रहा है। इस तरह से हमें रिलेशनशिप का फायदा मिलता है। अब रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स या मोर टेबल्स में कर सकते हैं। अब यहाँ पे यहाँ पे कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे ये पता करना है कि किस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट किस रेट पे लिया है, ये पता। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपका प्रोडक्ट और कस्टमर के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है ना? तो क्या ऐसा होगा? एक्सेस में तो नहीं होता था, बट यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे हमने टेबल मैट्रिक्स लेता हूं, यहाँ हम लेते हैं अपना सिटी और यहाँ से प्रोडक्ट का नेम
या प्रोडक्ट एंड एमएससी के नीचे रख देता हूँ साइड में, और हम वैल्यू के अंदर में एमआरपी ले लेते हैं, एमआरपी का एवरेज, और ऐसा बिल्कुल परफेक्ट। सबका अलग एवरेज दिख रहा है सर। तो ये जो दोनों टेबल है उसने डेटा लिया वाया सेल्स टेबल, क्योंकि सेल्स टेबल इन दोनों से कनेक्टेड है। इस तरह की चीजें भी हम पावर बीआई के साथ कर सकते हैं। समझे सर? ओके। तो यहां हमारा डेटा कनेक्टिविटी खत्म होता है। दूसरी चीज कि यहां आपको एक दिखता है रिसेंट सोर्स, दिख रहा है रिसेंट सोर्स। तो अगर एक ही एक्सेल फाइल से बार बार आप डेटा लेते हैं तो बार बार जाना नहीं है, एक ही फाइल एक ही सिस्टम से आप डायरेक्ट यहाँ ले सकते हैं। तो बोलेंगे सर क्या इस वर्कबुक में ऐसा होना चाहिए, या हमने किसी भी फाइल के अंदर किसी भी पावर बीआई की फाइल में यूज किया होगा तो वर्क करेगा, किसी भी पावर बीआई के अंदर यूज किया होगा तो आपका ये वर्क करेगा। ठीक है, ये सारे जो भी डेटा कनेक्टिविटी करते हैं ये आपके सामने, ये देखिए पूरा का पूरा वो यहाँ रिसेंट फाइल में ऐड हो जाता है। आपको बार बार उस लोकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से यूज कर सकते। ठीक है लक्ष्मण जी? प्रॉब्लम? चलिए माइक म्यूट कर लीजिए। एक बार हाईलाइट करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। तो बेसिकली आज हमने सीखा सबसे पहले कि किसी एक्सेल किसी तरह से हम डेटा एंट्री एंटर डेटा में जाके हम यहाँ मैनुअली डेटा एंट्री कर सकते हैं। ब्लैंक आ रहा है, क्या ब्लैंक आ रहा है? डेटा नहीं है इसलिए ब्लैंक आ रहा है सर। वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं ना आप जीरो एक्सेल में। नहीं 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 एक्सेल नहीं नहीं ऐसा नहीं, जीरो नहीं कर। ठीक है, ओके, जहाँ पे मुझे याद है नहीं कर सकते। अब ऐसा कुछ होगा तो देखना। मैं कहा चाहिए सर। एक मिनट सर क्वेश्चन, पावर बीआई का, एक मिनट सर सर क्वेश्चन। पावर बीआई का आपने इंस्टॉल किया? पावर इंस्टॉल करना कल सिखाया था ना? कल की क्लास में नहीं हमने, मतलब ये सिस्टम ऑनलाइन मिल जाएगा ना आराम से? हाँ ऑनलाइन मिल जाएगा। कल की क्लास ज्वाइन नहीं किया था क्या आपने? कल लेट किया था। हाँ तो वीडियो देख लीजिए ना, वीडियो में ठीक थोड़ा है, बहुत। वीडियो है बस। तो हमने एक बार ओवरव्यू करके एक बार देख लीजिए, फिर पूछिएगा सवाल। ठीक है, बीच में डिस्टर्ब करते हैं तो भूल जाता हूँ। तो यहाँ भी क्या है कि हमने सीखा कि किस तरीके से हम डेटा को एंटर करेंगे। देन हमने बात किया किसी एक्सेल फाइल से डेटा को कैसे लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर डेटा आता है तो डेटा के अंदर जो हमारा फॉर्मेट है यहाँ पे, कैसे उसका डेटा टाइप चेंज करेंगे, कैसे उसका क्या बोलते हैं डेसिमल्स हटाएंगे, परसेंटेज लाएंगे, वो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस। आफ्टर दैट हमने बात किया कि डेटा कनेक्टिविटी, हमने मोस्टली डेटा कनेक्टिविटी के बारे में सीखा। कैसे हम एक्सेल से, कैसे सीएसवी से, एक्सएमएल से, जेसन से, फोल्डर से, पीडीएफ से, डेटाबेस से, या फिर आपका कुछ ऑनलाइन सर्विसेज है, वो डेटा फीड्स है, वहां से हमने कैसे किसी वेबसाइट से, या फिर हम एसक्यूएल क्वेरी डाल के एसक्यूएल क्वेरी कैसे लिखेंगे, कनेक्टर कब जरूरत पड़ता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस। देन हमने बात किया यहाँ पे कि अगर मेरे पास लार्ज डेटा है तो लार्ज डेटा को कैसे हमने मैनेज करेंगे, और फिर हमने आपके साथ डिस्कस किया कि अगर डेटा रिलेशनल है तो हम रिलेशनल डेटा कैसे हैंडल करें। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों का है तो पूछिए। कुछ पूछना है? जब हम लोग एक्सेल से डेटा लाते हैं
डे में, तो बाद में अगर कोई कॉलम वगैरह उसमें से डिलीट होता है और अपन रिफ्रेश करते हैं तो उसमें एरर आता है या नहीं आता है? नहीं चेंज आता है। कॉलम डिलीट में प्रॉब्लम है, कॉलम डिलीट में प्रॉब्लम है। करीब करीब 4 साल पहले एक बार ऐसी प्रॉब्लम आई थी मेरे साथ, एक बार ट्राई करके देखिएगा, ठीक है सर। मेरे हिसाब से कॉलम, उस कॉलम को अगर आपने कहीं यूज नहीं किया हुआ है तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार खुद एक बार ट्राई करके देखिएगा, ठीक है सर। मैं इसके बारे में भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि 4 साल पहले हमें ऐसी प्रॉब्लम फेस हुआ था। मुझे इश्यू आया था, लेकिन कौन सा कॉलम डिलीट हुआ था या नाम चेंज हुआ था पता नहीं चल रहा। नहीं, वो आपको एरर में बता देगा, आपके एरर में बता देगा। एक बार ट्राई करके देखिए। कौन सा कॉलम? हाँ, कॉलम नेम बता देगा आपको, पूरा बता देगा दिस कॉलम इज मिसिंग। 3 साल पहले हुआ था प्रॉब्लम, उसके बाद कभी किसी ने सवाल पूछा नहीं तो मैंने किसी को बताया नहीं, तो दिमाग से उतना ही पड़ गया, एक बार ट्राई कर, फिर अगर नहीं होगा तो फिर हम दोनों मिलकर ट्राई करें, ठीक है। और किसी कोई प्रॉब्लम? राहुल जी, राजकुमार जी, प्रियंका जी, कुछ प्रॉब्लम? जितेंद्र जी? सर प्रॉब्लम आज करेंगे फिर कल बताएंगे सर क्या प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, जब भी कुछ प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए, ठीक है। अब अगली क्लास जो होगी, अगली क्लास में हम बात करेंगे पावर क्वेरी। डेटा, अब पावर क्वेरी की जरूरत क्यों है एक जान। लक्ष्मण जी मुझे बोलने दीजिए प्लीज, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। अब अगली क्लास में जो टॉपिक होगा, और टॉपिक में हम बात करेंगे पावर। क्यों जोड़ी है पावर क्वेरी? पावर क्वेरी जोड़ी है डेटा क्लीनिंग के लिए। एक बात तो आप लोग मानते हैं कि आपके पास जो डेटा आता है वो 100% डेटा प्रूफ रीड नहीं होता, मतलब उसके अंदर कमियां होती है जो कि आप मैन्युअली एक्सेल पे क्लिक करके उस कमियों को आप दूर करते हैं, ठीक है ना। तो सेम चीज आप पावर क्वेरी के साथ कैसे करेंगे। डेटा अगर फॉर्मेटेड में नहीं है, अनफॉर्मेटेड है, कॉलम सही से ऐड नहीं हुआ है, तो माइन हो गया है, अलग अलग कॉलम करना है, तो हम आपको पावर बीआई में लाने से पहले किस तरीके से उसको नीट एंड क्लीन करेंगे, एक क्लास में हम आपको बताएंगे, अगली क्लास जो सैटरडे की, ठीक है। अब बोले सुमंशी जी क्या पूछ रहा है? जी, अगर शेयर पॉइंट का अगर रेफरेंस देते अपन फाइल का, और डैशबोर्ड हम लोग शेयर करते हैं सामने, तो जो फाइल का रेफरेंस देते हैं उस रिपोर्ट में, फिर वो फाइल रिपोर्ट ले लेंगे या उनको वापस रेफरेंस देना पड़ेगा वो फाइल का? नहीं, आपका जब भी रिपोर्ट शेयर करते हैं तो डेटा लिंक होके जाता है, डेटा शेयर नहीं होता है। कोई बताया था इस चीज पे? आप चाहे देखिए, एक चीज समझ लीजिए, आपका डेटा सोर्स चाहे जहां का, उससे मतलब नहीं, ठीक है ना। पावर बीआई में आने के बाद सब एक है। जो काम नॉर्मल एक्सेल फाइल के लिए होगा वही शेयर पॉइंट के लिए होगा, वही एसक्यूएल के लिए होगा, वही आपका वो डेटा फिट के लिए होगा, सबके लिए सेम है। ये बात मैंने कल भी बताई थी, आज भी रिपीट कर रहा हूँ कि डेटा जैसे पावर बीआई में आया सब सेम है, ठीक है। जो एक चीज पे एप्लीकेबल होगा वही बाकी सब पे एप्लीकेबल, बट ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आपको रिफ्रेश करना। तो बाकी चीज आगे क्लास में बताऊंगा, तो कुछ आगे क्लास में भी रहने क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक, चलिए, तो आज की कथा समाप्त करता हूँ। आज थोड़ा पहले समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि कोल्ड हो गया है।